नमस्कार दोस्तों। पढ़ छत्तीसगढ़ क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी की डिमांड पर हमने सीजी सेट का निःशुल्क क्लासेस शुरू किया है पेपर वन का। पेपर वन की कम्प्लीटली यहाँ पर हम लोग निःशुल्क क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, आप सभी को पता है। इससे पहले हमने आपको क्लास नंबर वन, क्लास नंबर टू ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिया है, जो कि सिलेबस का टॉपिक वन से संबंधित था। ठीक है, देखिए पेपर वन में लगभग आपको 10 इकाई दिया है, 10 यूनिट्स हैं दोस्तों। आप सभी को पता होगा, आपको मैंने ऑलरेडी सीजी सेट के पेपर वन के लिए एक ओवरव्यू वीडियो बनाया था कि किस प्रकार से हमने सब कुछ सिलेबस को कैसे कंप्लीट करेंगे, कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी देखिए, और अगर आप क्लास नंबर 3 पहली बार पढ़ रहे हैं तो क्लास नंबर 1 से पढ़िए, क्योंकि हर एक चीज़ें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। तो क्लास नंबर 1 बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, थ्योरी की क्लास है वो, और उसके बाद हम यहाँ पर एमसीक्यू की क्लासेस चला रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर 10 यूनिट है टोटल। आपको बताने का मतलब ये है कि हर एक यूनिट को लगभग हम 6 to 7 डेज में कंप्लीट करेंगे। 6 to 7 वीडियो आएगा दोस्तों, चाहे वो आपका थ्योरी का है या आपका एमसीक्यू का है। हमारा टारगेट ये है कि आपका सिलेबस कंप्लीट कराना, और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो परीक्षा में आ चुके हैं या जो परीक्षा में आ सकते हैं, उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर तैयार करके आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर से क्लास नंबर 1 से पढ़िएगा, क्योंकि हर एक क्लास बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों यहाँ पर, और हर एक चीज़ें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, इसलिए लेक्चर नंबर 1 से पढ़िएगा दोस्तों। तो जो पेपर वन का जो पहला टॉपिक था शिक्षण अभिरुचि का, टीचिंग एप्टीट्यूड का, उसका हम लोग यहाँ पर थर्ड वीडियो है दोस्तों ये। और इसी प्रकार से आने वाले 3 से 4 दिन में हम इसके 50-50 और एमसीक्यू करेंगे, जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अभी आपको जनरल क्वेश्चंस मिलेंगे, उसके बाद आपको मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे, और उसके बाद आपको टफ लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे। ये सभी चीज़ों को मैं यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया हूँ दोस्तों। आपको व्यापक के अनुसार जो कूट वाले प्रश्न बनते हैं वो भी हम यहाँ पे करेंगे दोस्तों आने वाले वीडियोस में। ठीक है, तो जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर से दबाइए, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चल जाए और आप वीडियो देख लें दोस्तों। यदि वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप लोग लाइक ज़रूर से करेंगे और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है दोस्तों, यदि अच्छा रिस्पॉन्स रहा आप लोगों का तभी मैं आपको कोर्स कंप्लीट कराऊंगा यहाँ पर। ठीक है, 60 डेज में मैं कोर्स कंप्लीट कराने का टारगेट लेके चला हूँ। आने वाले आपके सितंबर तक मैं इसको पूरा कंप्लीट करा दूंगा, बिफोर सितंबर, लगभग 15 से 20 सितंबर तक हम इसे टारगेट लेके चल रहे हैं कि कंप्लीट हो जाए, ताकि आपको रिवीजन के लिए 10 से 15 दिन का समय मिल जाए। ठीक है, तो मैं पूरा सिलेबस तभी कंप्लीट कराऊंगा जब आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा दोस्तों। इसलिए अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर कर दीजिए, लाइक जरूर से करें, और आपको जो भी बातें आप कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों। हालांकि मैंने देखा है कि लेक्चर नंबर 1, क्लास नंबर 1, क्लास नंबर 2 में काफ़ी लोगों ने पीडीएफ से संबंधित बात करा है। तो दोस्तों, हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है, ऑफिशियल नंबर है, इस पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं 8962530503 पर। इसमें आप लोग व्हाट्सएप करके पीडीएफ ले सकते हैं दोस्तों, पीडीएफ बाय कर सकते हैं आप लोग। इस नंबर पे जा करके यहाँ पे आप लोग मैसेज कर देंगे, तो जो ऑफिस के लोग हैं वो आपसे संपर्क करके बात करके आपसे पीडीएफ के बारे में बात कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का ये सेशन क्लास नंबर 3 का। देखिए, प्रैक्टिस एमसीक्यू करा रहा हूँ, इसके बाद मैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी कराऊंगा, कोट वाले प्रश्न भी करेंगे। तो आपका पहला टॉपिक इस प्रकार से कंप्लीट हो जाएगा विद इन अ वीक, मतलब पहला यूनिट आपका। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न है, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? शिक्षण का, टीचिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? जो लोग क्लास नंबर 1, क्लास नंबर 2 पढ़े होंगे दोस्तों, उनसे ये प्रश्न बनना ही चाहिए, क्योंकि मैंने इसे बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। और यदि वहाँ पर भी अगर दिक्कत जा रही है तो फिर कुछ प्रॉब्लम है दोस्तों, समझने का अच्छे से प्रयास करेंगे आप लोग। नोट्स नहीं बना पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, पीडीएफ आप ले करके अधिक से अधिक बार उसको रिवीजन भी कर सकते हैं। देखिए, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो शिक्षार्थियों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना ही शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था दोस्तों कि व्यवहार में परिवर्तन ही क्या होता है दोस्तों, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, शिक्षण के स्मरण शक्ति, जो स्मरण शक्ति होता है जिसे हम मेमोरी लेवल कहते हैं, इसके प्रस्तावक कौन है? मॉरिसन, हंट, हर्बर्ट या गगने? तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मेमोरी लेवल आपका हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट है, समझ स्तर, अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है, शिक्षण के किस बात पर सबसे अधिक बल देता है? जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है, जो कि सेकंड लेवल ऑफ टीचिंग है, ये शिक्षण के किस बात पर सबसे अधिक बल दे रहा है दोस्तों? तथ्यों को रटने पर, केवल सूचनाओं के आदान प्रदान पर, संबंधों और सिद्धांतों को समझने और उनके अनुप्रयोग पर, या बिना सोचे समझे अभ्यास करने पर? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, संबंधों और सिद्धांतों को समझने और उनके अनुप्रयोग पर, ये आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है।
सेकंड लेवल ऑफ टीचिंग। ठीक है, किसने प्रतिपादक था उसका? मॉरिसन थे, आपको याद होना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट है विचारात्मक स्तर, जिसे बोलते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल। को शिक्षण के मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों के में समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन का विकास करना, केवल परीक्षा उत्तीर्ण करना नहीं, तथ्यों को याद रखना नहीं, शिक्षक के व्याख्यान को ध्यान से सुनना ये भी नहीं। भाई रिफ्लेक्टिव लेवल मतलब आपका क्या हो रहा है? एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ रहा है यहाँ पर, आपका बोध हो चुका है ना। अब यहाँ पर आप आलोचनात्मक चिंतन कर सकते हैं, समस्या का समाधान कर सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। रिफ्लेक्टिव लेवल के प्रतिपादन कौन थे दोस्तों? हंट। मैंने बोला हंट करना है, प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट है हर्बर्ट की शिक्षण प्रणाली के पंचपदी सोपान। हर्बर्ट की शिक्षण प्रणाली के पंचपदी सोपान में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? ठीक है, नहीं है पूछ रहा है। प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, मूल्यांकन या सामान्यकरण या अनुप्रयोग। ठीक है, तो देखिए पहले ये हर्बर्ट कौन है? ये हर्बर्ट स्पेंसर नहीं है, ये जोआनन आपका नाम है इनका। जोआनन हर्बर्ट जो है ये पंचपदी सोपान दिए थे दोस्तों। और इसमें इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मूल्यांकन नहीं है। ठीक है, प्रस्तावना है आपका, इसमें छात्रों के सामने नवीन ज्ञान या विषय वस्तु को छोटे छोटे टुकड़ों में व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया जाता है। किसमें? आपके प्रस्तावना में। ठीक है, माफ करिएगा, प्रस्तुतिकरण में। जबकि प्रस्तावना में आपके छात्रों के पूर्व ज्ञान को जांच करके उन्हें नवीन ज्ञान के लिए तैयार किया जाता है। मतलब बच्चों का प्रियर नॉलेज देखा जाता है और उसके हिसाब से उन्हें नवीन ज्ञान के लिए तैयार किया जाता है प्रेजेंटेशन में, जबकि प्रिपरेशन में। जबकि प्रेजेंटेशन जिसको हम लोग बोल रहे हैं प्रस्तुतिकरण, इसमें शिक्षक छात्रों के सामने नवीन ज्ञान या विषय वस्तु को छोटे छोटे टुकड़ों में व्यवस्थित रूप से क्या करता है? प्रस्तुत करता है दोस्तों। तीसरा जो होता है वो होता है इवैल्यूएशन की जगह आपका होता है कंपैरिजन। क्या होता है? तुलना करना। ठीक है, इसमें नए ज्ञान की तुलना पुराने सीखे हुए ज्ञान से की जाती है और दोनों के बीच संबंध क्या किया जाता है? स्थापित किया जाता है दोस्तों। अगला है जनरलाइजेशन होता है इस पंचपदी सोपान में। इसमें 5 आपका जो है मुख्य सोपान है, किसका? हर्बर्ट के द्वारा, है ना। शिक्षण प्रणाली में इन्होंने आपका 5 आपका मुख्य सोपान दिया हुआ था। उसमें पहला हमने देख लिया प्रिपरेशन, दूसरा आपका प्रेजेंटेशन, तीसरा कंपैरिजन और चौथा है जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन मतलब कि आपका सामान्यकरण, और इसमें छात्र सीखे गए नए तथ्य के आधार पर किसी निष्कर्ष या नियम या आपके सिद्धांत पर पहुंचते हैं, इसको याद रखना है। और लास्ट है आपका दोस्तों एप्लीकेशन, जिसको बोलते हैं अनुप्रयोग या प्रयोग। ये अंतिम चरण है जहां छात्र सीखे गए नियम या सिद्धांतों का उपयोग करके अपने व्यवहारिक जीवन की नई परिस्थितियों स्थापित करते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे कि कौन सा नहीं है पूछा था, तो दोस्तों इसका आंसर मूल्यांकन है, इवैल्यूएशन है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षण की जो प्रकृति है वो कैसी होती है? केवल एक कला है, केवल एक विज्ञान है, कला और विज्ञान दोनों है, ना तो कला ना ही विज्ञान। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कला और विज्ञान दोनों है। मैंने बताया था शिक्षण क्या है? एक कला है और एक विज्ञान भी है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है किशोर शिक्षार्थियों एडोलेसेंट लर्नर्स की मुख्य सामाजिक भावनात्मक विशेषता क्या होती है? किशोर शिक्षार्थियों की पहचान का संकट, आइडेंटिटी क्राइसिस और सहकर्मी समूह का प्रभाव, या फिर पूर्ण आत्मनियंत्रण, या फिर अमूर्त चिंतन का सर्वदा अभाव, या फिर आर्थिक आत्मनिर्भरता की भावना। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पहचान का संकट, आइडेंटिटी क्राइसिस और सहकर्मी समूह का प्रावधान। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। वयस्क शिक्षार्थी जो होते हैं, एडल्ट लर्नर्स होते हैं, निम्नलिखित में किस प्रकार के होते हैं? ऑप्शन है पूरी तरह से शिक्षक पर निर्भर होते हैं, या फिर आत्मनिर्देशित सेल्फ डायरेक्टेड और लक्ष्य उन्मुख होते हैं, या फिर केवल रटने में विश्वास रखने वाले व्यक्ति होते हैं, या बाहरी प्रेरणा से पूरी तरह अप्रभावित होते हैं। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ये आत्मनिर्देशित सेल्फ डायरेक्टेड और लक्ष्य उन्मुख होते हैं। ठीक है, मतलब कि आपके टारगेट ओरिएंटेड होते हैं। ठीक है, कौन? आपके एडल्ट लर्नर्स, जैसे कि आप लोग हैं अभी। नेक्स्ट है व्यक्तिगत भिन्नताओं, इंडिविजुअल डिफरेंस का मुख्य कारण क्या होता है? केवल अनुवांशिकता, केवल वातावरण, अनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया, या केवल आर्थिक स्थिति। इंडिविजुअल डिफरेंस दोस्तों अनुवांशिक भी हो सकता है, और साथ ही साथ आपका वातावरण जो आपके आसपास का एनवायरनमेंट होता है उसके हिसाब से भी हो सकता है। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कारक शिक्षण को प्रभावित करने वाला शिक्षक संबंधित कारक होता है? इसमें से कौन सा जो फैक्टर है जो शिक्षण को प्रभावित करने वाला कारक शिक्षक संबंधी कारक हो सकता है? विद्यालय का बुनियादी ढांचा, शिक्षक का विषय ज्ञान और संचार कौशल, छात्रों को सामाजिक स्थिति, या परीक्षा की पद्धति। बात किसका कर रहा है? शिक्षक।
तो शिक्षक का जो विषय ज्ञान है दोस्तों और संचार कौशल है, ये बहुत ही ज़्यादा आपकी टीचिंग को प्रभावित करता है ना। अगर आपका सब्जेक्टिव नॉलेज बहुत अच्छा है, आपका अगर कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है, कम्युनिकेशन स्किल, तो बहुत अच्छे से आप बच्चे क्या होगा उसको समझ पाएगा, उसको बहुत अच्छे से आप ग्रैस्प कर पाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है दोस्तों। नेक्स्ट है, कक्षा में एक अनुकूल शैक्षिक वातावरण बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। शैक्षिक वातावरण बनाना है, ठीक है ना। आपका एजुकेशनल आपका एनवायरनमेंट बनाने के लिए शिक्षा को क्या करना है। अत्यधिक कठोर अनुशासन लागू करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। छात्रों को प्रश्न पूछने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देना है, बिल्कुल सही। केवल मेधावी छात्र को क्यों ध्यान देंगे, सिर्फ सबको ध्यान देना है, बराबर ध्यान देना है। व्याख्यान विधि का अधिकतम अनुप्रयोग करना, नहीं, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर बी इसका बहुत सही होगा दोस्तों। ठीक है, शैक्षिक वातावरण के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, छात्रों से प्रश्न करेगा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी देगा उनको। नेक्स्ट है, अध्यापक केंद्रित पद्धति जो होते हैं, टीचर सेंटर मेथड जिसे बोलते हैं, मुख्य विशेषता क्या होती है इसमें। छात्र पूरी तरह सक्रिय होते हैं, भाई टीचर सेंटर है अगर तो छात्र इसमें सक्रिय नहीं हो सकता। चाइल्ड सेंटर्ड होते तो आपका इसमें पूरी तरह छात्र सक्रिय होते। दूसरा, शिक्षक ज्ञान का उन्मुख मुख्य स्रोत और मुख्य संचालक होता है, यही कथन सही है दोस्तों। तीसरा है, ये पूरी तरह से व्यवहारिक होता है, व्यवहारिक तो नहीं है ये। चौथा, इसमें मूल्यांकन की आवश्यकता नहीं होती, ये तो गलत बात है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी जो है दोस्तों वह सही होगा कि शिक्षक का ज्ञान मुख्य स्रोत होता है और मुख्य संचालक भी शिक्षक ही होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति शिक्षार्थी केंद्रित लर्नर सेंटर्ड है ना, या जिसे चाइल्ड सेंटर मेथड भी कहते हैं। लेक्चर मेथड तो लेक्चर तो टीचर देता है दोस्तों। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, प्रोजेक्ट मेथड या पाठ्य पुस्तक मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन भी टीचर ही करता है दोस्तों। परियोजना विधि जो होता है प्रोजेक्ट मेथड, ये आपका चाइल्ड सेंटर्ड होता है, मैंने आपको पहले बता चुका है। प्रोजेक्ट मेथड आपका हेरिस्टिक मेथड और डिस्कशन मेथड। ठीक है, डिस्कशन मेथड जिसको चर्चा विधि भी बोलते हैं, यहाँ पे विचारों का स्वतंत्र क्या होता है, आदान प्रदान होता है। ठीक, तो ये तीनों ही आपके लर्नर सेंटर मेथड के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, स्वयं का पूर्ण रूप क्या होता है। देखिए, इससे पहले भी प्रश्न हम लोगों ने किया है लेकिन फुल फॉर्म वाला नहीं किया था दोस्तों। ठीक है, तो हर बार आपको नए नए प्रश्न देखने को मिलेगा हर एक सेशन में। हर एक सेशन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि परीक्षा में जिस प्रकार से प्रश्न आते हैं उसी प्रकार से आपको यहाँ पे कराया जा रहा है। ऑप्शन देखिए, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, सिस्टम ऑफ वेब एक्शन फॉर यंग एंड एडल्ट माइंड्स, स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन फॉर यंग अचीवर्स, या फिर साइंस वेब फॉर एडवांस यूथ एंड मैनेजमेंट। स्वयं क्या है पूछ रहा है दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, सिस्टम ऑफ वेब एक्शन फॉर यंग एंड एडल्ट माइंड्स। स्वयं क्या है, आपका एक एजुकेशन पोर्टल है दोस्तों, जहाँ से आप शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं निःशुल्क, है ना। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर बी। इसका फुल फॉर्म क्या है, सिस्टम ऑफ वेब एक्शन, सिस्टम ऑफ वेब एक्शन फॉर यंग एंड एडल्ट्स माइंड। ठीक है, याद रखेंगे, प्रश्न करता है जैसे। ठीक है, नेक्स्ट है, स्वयं प्रभा के तहत कितने उच्च गुणवत्ता वाले डीटीएच चैनल का समूह है दोस्तों। ये क्वेश्चन मैं आपको लास्ट सेशन में भी कराया था और इस बार जानबूझ के फिर से लेके आया हूँ, क्योंकि वहाँ पे एग्जैक्टली मैं आपको 34 आंसर बताया था और अभी मैं बता रहा हूँ वर्तमान में बढ़ करके इसका आंसर हो गया दोस्तों 40। ऑप्शन नंबर सी सही है, 40 या इससे अधिक। समय समय पर ये क्या होता है, थोड़ा चेंज होते रहता है, लेकिन आपको एक्यूरेसी के साथ अभी जो आंसर लेना है वो 40 लेना है दोस्तों। तो 40 डीटीएच आपका चैनल को यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, जो कि एजुकेशन से संबंधित है स्वयं प्रभा के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, मुक्स का पूर्ण रूप क्या होता है। हमने लास्ट वीडियो में मुक्स के बारे में पढ़ा था लेकिन फुल फॉर्म नहीं देखा था दोस्तों, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है ये प्रश्न है। मैनेजमेंट ऑनलाइन ओपन कोर्सेज, मैसिवली ऑर्गेनाइज्ड ऑनलाइन क्लासेस, मैसिव ओपन ऑनलाइन क्लासेस, या मल्टीमीडिया ऑनलाइन ओपन कम्युनिटी। सही तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस। याद रखेंगे, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस। ठीक है, मैसिव ओपन ऑनलाइन। ठीक है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस। नेक्स्ट है, पारंपरिक शिक्षण सहायक प्रणाली, ट्रेडिशनल टीचिंग सपोर्ट सिस्टम का उदाहरण कौन सा है। ट्रेडिशनल की बात कर रहा है दोस्तों, आधुनिक समय का टीचिंग सपोर्ट सिस्टम नहीं बोल रहा है, ट्रेडिशनल बोल रहा है। ठीक है, पारंपरिक शिक्षण प्रणाली का शिक्षण सहायक प्रणाली कौन सा है, उदाहरण स्मार्ट बोर्ड, चार्ट और टॉकी जिसे श्याम पट बोलते हैं, है ना, चार्ट या पेंसिल हो गया आपका, एलसीडी, या फिर आभासी प्रयोगशाला वर्चुअल लैब। सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, आपका ट्रेडिशनल की बात कर रहा है तो ऑप्शन नंबर बी, आपका चॉक और आपका जो ब्लैक बोर्ड होता है उसी के माध्यम से ही, जो श्याम पट बोलते हैं, हम लोग ट्रेडिशनल टीचिंग सपोर्ट सिस्टम लेते थे। अभी के समय में आपको देख सकते हैं टच स्क्रीन आ गया है, आपका ऑडियो विजुअल बहुत सारे ऐसे
डिवाइसेस डेवलप हो चुके हैं जो टीचिंग टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। नेक्स्ट है आधुनिक शिक्षण सहायक सामग्री में आईसीटी का मुख्य लाभ क्या होता है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का मुख्य लाभ क्या होगा शिक्षण सहायक सामग्री में? ये शिक्षण को खर्चीला बनाता है। खर्चीला होता है पर ये सही चीज़ नहीं है दोस्तों। ये अधिगम को अधिक संवादात्मक, सुलभ और प्रभावी बनाता है। अधिगम को अधिक संवादात्मक, सुलभ और प्रभावी बनाता है। या फिर इसे शिक्षा की भूमिका पूरी तरह समाप्त होती है। शिक्षा की भूमिका कभी समाप्त नहीं होती, आप सभी को पता होगा। ये केवल उच्च शिक्षा के लिए उपयोगी है? नहीं, सभी के लिए उपयोगी है। इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही है दोस्तों कि अधिक संवादात्मक, सुलभ और प्रभावी बनाता है टीचिंग को। ठीक है, अगला प्रश्न है रचनात्मक मूल्यांकन, जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। जो लोग मेरा क्लास नंबर 1 और क्लास नंबर 2 पढ़े हैं उनसे 90% क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आपका एक प्रकार से रिवीजन भी होते चल रहे हैं और नए क्वेश्चंस भी आप यहाँ पे करते चल रहे हैं। तो रचनात्मक मूल्यांकन फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कब किया जाता है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान, सत्रांत परीक्षा के समय, या प्रवेश परीक्षा के समय, या पाठ्यक्रम पूरा होने के 1 वर्ष के बाद। सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये आपका अधिगम प्रक्रिया के दौरान ही किया जाता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। नेक्स्ट है योगात्मक मूल्यांकन, जो समेटिव इवैल्यूएशन होता है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? छात्रों की दैनिक प्रगति की जांच करना। देखिए, दैनिक प्रगति की जांच फॉर्मेटिव असेसमेंट या फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन से हो सकती है, इसलिए ये तो गलत है। दूसरा, शिक्षण के दौरान तो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। छात्र के ग्रेड या प्रमाण पत्र देने, अंतिम प्रमाण पत्र घोषित करने। यस, दिस इज राइट। एंड लास्ट है छात्रों के विशेष कठिनाइयों को पहचान लगाने के लिए वो आपका डायग्नोस्टिक्स एवैल्यूएशन होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही होगा दोस्तों, जहाँ पे छात्र को ग्रेड या प्रमाण पत्र देना या अंतिम प्रमाण घोषित करना होता है, परिणाम घोषित करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है नैदानिक मूल्यांकन, जिसे हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्यों किया जाता है? छात्रों को रैंक देने के लिए हम लोग क्या करेंगे? आपका समेटिव हो गया। अधिगम की लगातार समस्याओं के कारणों और उनके समाधान ढूंढने के लिए, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा दोस्तों। वार्षिक प्रगति देखने के लिए नहीं, जबकि छात्र की वित्तीय स्थिति जानने के लिए, ये तो और भी नहीं करना है कभी। ठीक है, नेक्स्ट है विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, जिसे सीबीसीएस का मुख्य लाभ क्या होता है? ये शिक्षक केंद्रित होता है? गलत है भाई। ये छात्रों को अंतर विषयक और अपनी पसंद के पाठ्यक्रम चुनने की स्वतंत्रता देता है। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पर सही है, क्योंकि चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम में आपका जो छात्र होता है वो अपने मनपसंद आपका विषय चुनता है और उसको परसेंट या मार्क ना देकर के उन्हें क्रेडिट सिस्टम के तहत उनको स्कोर दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है कंप्यूटर आधारित परीक्षा, जिसको बोलते हैं सीबीटी। इसका मुख्य लाभ क्या है? ये पक्षपात रहित, त्वरित और अधिक विश्वसनीय परिणाम देता है। इसके लिए इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होती। अरे भाई, होती है। इसमें छात्र बिना पढ़े पास हो सकता है। बिल्कुल गलत बात। ये पारंपरिक परीक्षा से हमेशा सस्ती होती है। ये तो और गलत बात है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही है दोस्तों, क्योंकि ये त्वरित भी होता है, पक्षपात रहित होता है और अधिक विश्वसनीय भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है मूल्यांकन पद्धतियों में नवाचार, जिसको बोलते हैं इनोवेशन। इसका एक उदाहरण कौन सा है? केवल वार्षिक लिखित परीक्षा? गलत। पोर्टफोलियो मूल्यांकन और रूब्रिक्स का उपयोग? ओके। मौखिक रूप से केवल नाम पूछना? ये तो गलत है। और गृह कार्य ना देना? ये तो और गलत है। इसलिए इनोवेशन जो हुआ है दोस्तों, ये पोर्टफोलियो मूल्यांकन हो गया और रूब्रिक्स का उपयोग करना होता है। ठीक है, ये आपका मूल्यांकन पद्धति में नवाचार का उदाहरण है दोस्तों, पोर्टफोलियो मूल्यांकन और रूब्रिक्स। दोनों ही आपकी शिक्षा में मूल्यांकन असेसमेंट के आधुनिक और प्रभावी उपकरण हैं। ठीक है, पोर्टफोलियो छात्र के काम का संग्रह है, जबकि रूब्रिक्स क्या है? उस काम को जांचने का पैमाना है। समझ में आया दोस्तों? पोर्टफोलियो क्या है? किसी भी छात्र द्वारा एक निश्चित समय, जैसे कि एक सेमेस्टर या साल पूरा करने में किया गया जो सर्वश्रेष्ठ कार्य होता है, उनका जो बेस्ट काम होता है, वो एक व्यक्तिगत संग्रह कलेक्शन करके उसमें छात्र के प्रोजेक्ट्स, पेंटिंग्स हो गया, असाइनमेंट और तस्वीर, ये सभी चीज़ें शामिल कर दिया जाता है। जबकि रूब्रिक्स क्या होता है? ये एक स्कोरिंग गाइड है या मानदंड, जैसे क्राइटेरिया बोलते हैं जिसे, उसकी एक सूची होती है जिसका उपयोग छात्र के किसी विशिष्ट काम, जैसे कि आपका निबंध हो गया या मान लीजिए भाषण है या आपका प्रोजेक्ट है, इसकी गुणवत्ता को निष्पक्ष रूप से जांचने के लिए किया जाता है। तो रूब्रिक्स और आपका पोर्टफोलियो में दोनों अंतर समझ में आ गया होगा दोस्तों। एक बार फिर बता देता हूँ कि जो आपका पोर्टफोलियो होता है, किसी भी छात्र का एक निश्चित समय पर किए गए जो सर्वश्रेष्ठ, जो बेस्ट काम है, उसका व्यवस्थित संग्रह होता है ना। जैसे आपके प्रोजेक्ट्स बनाया, पेंटिंग्स के, असाइनमेंट के और तस्वीर शामिल है, बेस्ट को उसमें आपका मेंशन किया जाता है। जबकि रूब्रिक्स क्या है? स्कोर गाइड है ना। आपका जैसे क्राइटेरिया की एक सूची बना दिया जाता है कि जिसका उपयोग करके छात्र
किसी जो आपके स्पेशल काम किया, जैसे विशिष्ट काम किया, जैसे निबंध हो गया, भाषण हो गया, और इसकी गुणवत्ता को निष्पक्ष रूप से जांचने के लिए किया जाता है। क्या चीज? रूब्रिक्स। जबकि आपका पोर्टफोलियो क्या है दोस्तों? बेस्ट काम किया उसको मेंशन करता है, साल भर में या आपके साल भर के बीच में, सेमेस्टर वगैरह में। ठीक है। नेक्स्ट है, इससे क्या होता है दोस्तों, जो छात्र है उसका मूल्यांकन इससे किया जा सकता है, और यही क्या है, नवाचार का उदाहरण है दोस्तों। नेक्स्ट है शिक्षण का हंट स्तर। हंट्स लेवल किसे कहा जाता है? तो मैं आपको बताया था, हंट करेंगे कब करेंगे दोस्तों? रिफ्लेक्टिव लेवल। रिफ्लेक्टिव लेवल कौन सा लेवल है दोस्तों? आपका तीसरा लेवल। और तीसरा लेवल में क्या होता है दोस्तों? विचारात्मक स्तर होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हुआ। ठीक है। नेक्स्ट है ब्लूम के वर्गीकरण, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। ठीक है, इससे भी एक क्वेश्चन किया था हमने दोस्तों। इसके अनुसार संज्ञानात्मक क्षेत्र जो होता है, कॉग्निटिव एरिया का सबसे उच्च स्तर कौन सा होगा? ज्ञान, अनुप्रयोग, विश्लेषण या मूल्यांकन। मैंने आपको बताया था कि सबसे ऊंचा एक ट्रायंगल बनाकर बताया था आप लोगों को लास्ट वीडियो में, कि जो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी है ना, उन्होंने आपको बताया था शिक्षण के स्तर को बताया था। तो इसमें सबसे पहला आपका कौन सा था? ज्ञान, जिसको मैंने बताया था दोस्तों नॉलेज। ठीक है, नॉलेज की बात किया था उन्होंने, है ना। नॉलेज के बाद, नॉलेज मतलब आपका ज्ञान। ठीक है दोस्तों, यहाँ लिख लेंगे आप लोग ज्ञान। साथ ही साथ नॉलेज के बाद हो गया आपका अवबोध, जिसको बोलते हैं हम लोग अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग हो गया। ठीक है, जिसको अवबोध की बात कर रहे हैं, अवबोध हो गया। तीसरा जो स्तर बताया था वो है एप्लीकेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं अनुप्रयोग। ठीक है, प्रश्न आता है इसलिए इसको यहाँ पे फिर से मेंशन कर रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, अनुप्रयोग हो गया। चौथा हो गया आपका एनालिसिस। एनालिसिस मतलब कि विश्लेषण करना हो गया। ठीक है, और आखिरी जो होता है सबसे लास्ट में, इसको बोलते हैं इवैल्यूएशन, जिसको बोलते हैं दोस्तों मूल्यांकन। यही हो गया सबसे ऊंचा स्तर इसका, किसका? आपका संज्ञानात्मक क्षेत्र का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? डी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी याद रखिएगा, इससे प्रश्न बनते ही बनते हैं। नेक्स्ट है, गगने के अधिगम पदानुक्रम में सबसे सरल या पहला स्तर कौन सा होता है? देखिए, रॉबर्ट गगने जो हैं उनके अधिगम, है ना, अधिगम पदानुक्रम हायरार्की ऑफ लर्निंग में सबसे सरल या पहला स्तर आपका याद रखेंगे हमेशा सिग्नल है दोस्तों, सिग्नल लर्निंग। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, गगने ने आपके अधिगम के कुल 8 स्तर बताए थे। कितने स्तर बताए थे? याद रखेंगे, 8 स्तर दोस्तों। ठीक, और इन 8 स्तर में जो आपका पहला स्तर है सिग्नल लर्निंग, इन्होंने सरल से जटिल, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स के क्रम में नीचे से ऊपर की ओर व्यवस्थित किया दोस्तों। पहला मैं आपको बता देता हूँ कि सिग्नल लर्निंग हो गया, सिग्नल लर्निंग। ठीक, सिग्नल लर्निंग के बाद हो गया आपका स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग। क्या हो गया? स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में बता देता हूँ। पहले सिग्नल लर्निंग जिसको बोलते हैं संकेत आपका हो गया अधिगम। ठीक, स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग मतलब हो गया उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। ठीक है, तीसरा जो है दोस्तों उसको बोलते हैं श्रृंखला अधिगम। कौन सा हो गया? श्रृंखला मतलब कि चेनिंग लर्निंग। ठीक है, हालांकि मैं इसको थ्योरी क्लास में आपको बताऊंगा बाद में। श्रृंखला याद रखेंगे अधिगम। चौथा जो है दोस्तों वो है आपका शाब्दिक सहचार अधिगम, जिसको बोलते हैं वर्बल एसोसिएशन लर्निंग। वर्बल एसोसिएशन लर्निंग। ठीक है, पांचवा है आपका डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, जिसको बोलते हैं आपका विभेदीकरण अधिगम। यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा, जिसे बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन, विभेदीकरण लर्निंग। ठीक, छठा है आपका कॉन्सेप्ट लर्निंग। कॉन्सेप्ट लर्निंग, कॉन्सेप्ट मतलब आपका हो गया अवधारणा अधिगम। सातवां जो है दोस्तों यहाँ पे लिख देता हूँ, सातवां जो है आपका प्रिंसिपल लर्निंग या रूल लर्निंग भी बोलते हैं इसको। रूल लर्निंग मतलब कि सिद्धांत या फिर नियम अधिगम। और इसके बाद लास्ट होता है दोस्तों वो है समस्या समाधान अधिगम, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। सॉल्विंग लर्निंग। ठीक, ये हो गया आपका 8 चरण। ठीक है, 8 स्तर।
लास्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग। पहला शुरू हुआ था सिग्नल लर्निंग से, फिर आपका स्टिमुलस उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, फिर चेन लर्निंग, फिर वर्बल एसोसिएशन लर्निंग, फिर डिस्क्रिमिनेशन, फिर कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट के बाद रूल करेंगे, रूल के बाद आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। ठीक, तो कॉग्निटिव के अधिगम पदानुक्रम में सबसे सरल या पहला स्तर कौन सा है? सिग्नल लर्निंग। नेक्स्ट है करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग किस दार्शनिक विचारधारा का मूल आधार है दोस्तों? लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना, आजकल इसी पर ही फोकस किया जा रहा है दोस्तों। एनईपी में भी ये बात कही गई है, लर्निंग बाय डूइंग किस दार्शनिक विचारधारा का मूल आधार है यहाँ पर? आदर्शवाद, प्रयोजनवाद या प्रकृतिवाद या यथार्थवाद? क्या होगा दोस्तों इसका आंसर सही? ऑप्शन नंबर बी, प्रयोजनवाद, प्रैग्मेटिज्म। देखिए, याद रखेंगे प्रैग्मेटिज्म क्या होता है। पहले तो आप समझ लीजिए कि जॉन डेवी इसके प्रतिपादक है दोस्तों, जॉन डेवी। ठीक है, जॉन डेवी ने करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, और प्रोजेक्ट मेथड जो होता है, एक और मेथड कौन सा? प्रोजेक्ट मेथड। ये दोनों ही बात इन्होंने कहा था कि जैसे व्यवहारिक शिक्षण पद्धतियों को लोकप्रिय बनाने के लिए उन्होंने प्रयोजनवाद और आपको प्रोजेक्ट मेथड को बताया था दोस्तों। ठीक है, तो जॉन डेवी ने प्रयोजनवाद मतलब करके सीखने पर बल दिया दोस्तों। इन्होंने प्रैग्मेटिज्म एक के बारे में बताया कि एक ऐसा व्यवहारिक दृष्टिकोण है जो रटने वाली और किताबी शिक्षा का विरोध करता है, और क्रिया मतलब क्या हो गया? आपका एक्शन और आपका एक्सपीरियंस पर इन्होंने फोकस किया। ठीक है, और इनके अनुसार आपका शिक्षा का उद्देश्य बच्चे के वास्तविक जीवन की समस्याओं को सुलझाने के योग्य बनाना है दोस्तों। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षण की त्रिध्रुवी प्रक्रिया, ट्राइपोलर प्रोसेस में तीन ध्रुव कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले याद रखेंगे जो ट्राइपोलर प्रोसेस है शिक्षण की त्रिध्रुवी प्रक्रिया, इसे भी जॉन डेवी ने ही दिया था दोस्तों। ठीक है, जॉन डेवी ने ही इसका मतलब प्रतिपादक है, याद रखेंगे इसे पहला चीज तो, है ना। और इस ट्राइपोलर प्रोसेस में आपके तीन ध्रुव कौन कौन से बता चुका हूँ। एक पोल हो गया आपका टीचर, पहले भी बताया हूँ। दूसरा हो गया आपका स्टूडेंट, जिसको हम लोग छात्र की बात कर रहे हैं। और तीसरा हो गया आपका पाठ्यक्रम, जिसको सिलेबस या करिकुलम बोल रहे हैं दोस्तों। तीनों एक दूसरे इंटरकनेक्टेड हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का एक चर वेरिएबल आश्रित चर डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है? कौन सा शिक्षण का एक चर जिसको बोलते हैं वेरिएबल आश्रित चर डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाएगा? शिक्षक, छात्र, पाठ्यक्रम या फिर आपका शिक्षण सामग्री? सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। कौन डिपेंडेंट है? टीचर पर डिपेंडेंट है स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पर जो है डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट बोलता है तो वो आपका टीचर कहलाता है, लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल कहला रहा है तो वो आपका छात्र। स्वतंत्र चर कौन होगा? स्वतंत्र चर मैं आपको बता दिया, शिक्षक ही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर 1 बी होगा। ठीक है, स्वतंत्र कौन है? आपके शिक्षक हैं। नेक्स्ट है शिक्षण की स्मृति स्तर की मुख्य कमी क्या है? कमी क्या बोलता है स्मृति स्तर? ये उच्च चिंतन को बढ़ावा देता है? बिल्कुल नहीं भाई, रटने पर बल देता है। इसमें मौलिक चिंतन और सूझबूझ का अभाव होता है, बिल्कुल सही बात है। ये बहुत कठिन होता है, कठिन नहीं सरल होता है। इसके प्रस्तावक ज्ञात नहीं है, गलत बात है। इसके प्रस्तावक भी ज्ञात है और जिनका नाम है दोस्तों हर्बर्ट स्पेंसर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि इसमें मौलिक चिंतन और सूझबूझ का अभाव होता है। नेक्स्ट है शिक्षार्थी की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सा विशेषता अधिगम की प्रभावशीलता से सबसे अधिक जुड़ी हुई है? शिक्षार्थी की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी विशेषता अधिगम की प्रभावशीलता से सबसे अधिक जुड़ी है? शिक्षार्थी का पूर्व ज्ञान, शिक्षार्थी के माता पिता की शैक्षिक स्थिति, या शिक्षार्थी का मित्र समूह, या शिक्षार्थी का परिवार का आकार? सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो शिक्षार्थी उसका पूर्व ज्ञान बहुत बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्ले करता है रोल। ठीक है, मतलब कोई भी हो, आप ही क्यों ना हो, आपको पीरियड नॉलेज, आपका जो पुराना जो ज्ञान है, पूर्व ज्ञान जो है, वो बहुत इम्पैक्ट करता है दोस्तों। जैसे आप अभी पढ़ रहे होंगे, मान लीजिए ये सीजी सेट का पेपर 1, यदि आपने कभी शिक्षक भर्ती की तैयारी की होगी या सीटेट या सीडीपी का किया होगा दोस्तों, तो इसमें बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आपको यहाँ पे समझ में आ रहे होंगे। तो आपका पूर्व ज्ञान ही है जो आपको ये बता रहा होगा कि इसका प्रश्न का आंसर ये हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका क्या है? अधिगम को प्रभावशीलता से सबसे अधिक जोड़ के रखा है कौन सा चीज? शिक्षार्थी का पूर्व ज्ञान। नेक्स्ट है संज्ञानात्मक विकास, जिसको हम बोलते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। किसने दिया था दोस्तों? जीन पियाजे ने दिया था। ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी किसने दिया था? जीन पियाजे ने दिया था। इसका अर्थ क्या है? शारीरिक कौशल का विकास, मानसिक शक्तियों जैसे बुद्धि, विचार और निर्णय क्षमता का विकास, सामाजिक संबंधों का विकास, या केवल संवेगों पर नियंत्रण? तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी,
ठीक है। शक्तियों जैसे बुद्धि, विचार और निर्णय क्षमता का विकास कर पाना ही आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, संस्थागत सुविधाएं जो होता है इंस्टीट्यूशनल फैसिलिटीज शिक्षण को कैसे प्रभावित करते हैं। संस्थागत सुविधाएं जो हैं वो शिक्षण को कैसे प्रभावित करेंगे, सोचिए आप ही। इनका शिक्षण से कोई सीधा संबंध नहीं होता, बिल्कुल होता है भाई। ये बेहतर संसाधन देकर के शिक्षण अधिगम को सुगम बनाते हैं, बिल्कुल सही बात है। ये केवल शिक्षकों को वेतन बढ़ाते हैं, गलत। ये छात्रों को अनुशासनहीन बनाते हैं, ये भी गलत बात है। भाई आपका अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, अपना इंस्टीट्यूशन आपका अच्छा होगा, वहाँ फैसिलिटी अच्छा होगा, उससे क्या होगा, आपका शिक्षण अधिगम की सुगम बनाने में सहायता होती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। नेक्स्ट है, मूक प्लेटफॉर्म ईडीएक्स और कोर्सेरा किस प्रकार की पद्धतियों का उदाहरण है दोस्तों। मूक क्या है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस, ठीक है, प्लेटफॉर्म जो है। उसी प्रकार ईडीएक्स और कोर्सेरा किस प्रकार की पद्धतियों का उदाहरण है। ऑफलाइन, ऑनलाइन, पारंपरिक पद्धतियां, जिनमें से कोई नहीं। आपको पता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 20 का सही है। ये सभी ऑनलाइन पद्धतियां हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, जिसकी मदद से आपको आपको नॉलेज मिलेगा, इन्फॉर्मेशन मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आईसीटी आधारित शिक्षण सहायक प्रणाली का हिस्सा नहीं है। आईसीटी के अंतर्गत कौन सा नहीं आता। मुद्रित, मुद्रित मतलब मुद्रित पाठ्य पुस्तक, मतलब प्रिंटेड आपके बुक्स जो हो गए वो, तो ये आईसीटी के अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है। पॉडकास्ट और शैक्षणिक एप्स ये आएगा दोस्तों। लकड़ी का मॉडल ये नहीं आएगा, और चार्ट पेपर ये भी नहीं आएगा। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, क्योंकि पूछा है कि कौन सा हिस्सा है। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। अगला है, मानदंड संदर्भित मूल्यांकन, क्राइटेरिया फिक्स हो गया है ना। रेफरेंस एवेल्यूएशन का क्या मापता है, छात्रों के बीच आपसी तुलना वो नहीं करेगा, वो नॉर्म रेफरेंस के अंतर्गत आएगा। जबकि किसी पूर्व निर्धारित स्तर या मानदंड के मुकाबले छात्र का प्रदर्शन, ठीक यही आंसर होगा। सी, छात्र का कक्षा में स्थान, ये गलत है। छात्र की खेलकूद की रुचि भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा दोस्तों। ठीक है। 38 का बी। नेक्स्ट है आपका मानक संदर्भित मूल्यांकन। अब ये आ गया जो आपका पहला क्वेश्चन किया था इससे पहले वाला, कि आपका छात्रों के बीच में आपसी तुलना करना हो तो नॉर्म रेफरेंस इवैल्यूएशन कर सकते हैं। किसी छात्र के प्रदर्शन की तुलना अन्य छात्रों के समूह से करना ही आपका क्या कहलाता है, नॉर्म रेफरेंस। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट है, उच्च शिक्षा में सीबीसीएस प्रणाली के तहत क्रेडिट का क्या अर्थ होता है। परीक्षा की फीस नहीं, पढ़ाई के घंटों के आधार पर आवंटित अंक या इकाई, यही इसका सही उत्तर है दोस्तों। शिक्षक की योग्यता नहीं, कॉलेज की रैंकिंग, ये भी नहीं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। ठीक है। पढ़ाई के घंटों के आधार पर ही उनको जो आवंटित किया जाएगा, जो मार्क्स दिया जाएगा, है ना, जो अंक दिया जाएगा वो होगा। नेक्स्ट है, शिक्षण में सहयोगपूर्ण अधिगम। शिक्षण में जो आपका कोलैबोरेटिव लर्निंग का लाभ क्या होता है दोस्तों। ये छात्रों में प्रतिस्पर्धा बढ़ाता है, ये सामाजिक और कौशल टीम वर्क की भावना विकसित करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है दोस्तों। जब आप कोलैबोरेटिव लर्निंग करेंगे सहयोगपूर्ण के साथ, तो एक टीम वर्क की भावना आपके में जागेगी, और आपका स्किल भी डेवलपमेंट होगा। किसी न किसी सामने हर एक व्यक्ति के पास एक अलग टैलेंट होता है, हर एक के पास एक अलग स्किल होता है। तो सामने वाले से देख करके उसके में हर एक चीज़ की नया आपका स्किल डेवलपमेंट हो सकता है। किस प्रकार से सामने वाला व्यक्ति उस चीज़ को टेकल कर रहा है, ट्रीट कर रहा है, ये सभी चीज़ें टीम वर्क में ही आदमी सीख पाता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी जो है आपका वो सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण का एक गैर पारंपरिक आधुनिक स्तर माना जाता है, जो नॉन ट्रेडिशनल है और जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से संबंधित है। ये कौन सा है इसमें शिक्षण का संबंध। केवल व्याख्यान सुनना, गलत है दोस्तों। और रटना, बिल्कुल नहीं। सजा देना, ये भी नहीं। ये है आपका एडल्ट लर्निंग और हेस्टिक पद्धति। ये आपका क्या है, नॉन ट्रेडिशनल है, और साथ ही साथ आपका आधुनिक स्तर माना जाता है टीचिंग का। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट है, अधिगम लर्निंग की सबसे उपयुक्त परिभाषा क्या होती है। परीक्षा में अच्छे अंक लाना, गलत। व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, शिक्षण के स्तरों का सही आरोही क्रम बढ़ता हुआ क्या होगा। सबसे पहले हम हैं स्मृति स्तर, जिसमें अपने को याद करते हैं, मेमोरी। उसके बाद अवबोध, जिसको बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल। और तीसरा है विचारात्मक स्तर, जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट, एक शिक्षक के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है। कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, छात्र का गृह कार्य जांचना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंददायक और प्रभावी बनाना, या समय पर परीक्षा लेना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंददायक बनाना और प्रभावी बनाना, यही शिक्षक के लिए सबसे बड़ी इसका चुनौती है दोस्तों। नेक्स्ट है ना, शिक्षक का कार्य क्या है, क्या सामने वाला बच्चा जो उस चीज़ों को समझ सके अच्छे से। तो इसलिए इसका सब्जेक्टिव नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है शिक्षक को अपने सब्जेक्ट का, साथ ही साथ उसका कम्युनिकेशन स्किल और उसका कोऑर्डिनेशन किस प्रकार से बच्चों के साथ, वो ज़रूरी है। ठीक है। तभी वो क्या बना पाएगा, इफेक्टिव एजुकेशन दे पाएगा बच्चों को।
मूल्यांकन का मुख्य तत्व क्या होना चाहिए? केवल कमियां निकालना, गलत। निरंतरता और व्यापकता होना चाहिए, केवल सत्र के अंत में होना चाहिए, गलत बात है ना। मूल्यांकन तो आपका दोस्तों सत्र के दौरान भी होना चाहिए, छात्रों को डराना ये भी नहीं। ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों, निरंतरता और व्यापकता होना चाहिए मूल्यांकन का मुख्य तत्व। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। शिक्षण सहायक प्रणाली के रूप में इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड किस श्रेणी में आता है? पारंपरिक नहीं भाई, इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड गलत, पारंपरिक ट्रेडिशनल में नहीं आएगा। ये एक आधुनिक और आईसीटी आधारित आपका क्या है दोस्तों, डिवाइस है, जिसके माध्यम से शिक्षण सहायक प्रणाली इजी हो पाती है। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, सुगम हो पाता है इससे। नेक्स्ट है, किशोर शिक्षार्थियों में संज्ञानात्मक परिवर्तन के कारण कौन सी क्षमता विकसित होती है? किशोर जो शिक्षार्थी हैं, है ना, जो एडल्ट शिक्षार्थी हैं, उसमें संज्ञानात्मक परिवर्तन के कारण कौन सी क्षमता विकसित होती है? केवल ठोस वस्तुओं के बारे में सोचना, गलत। अमूर्त और तार्किक चिंतन करना, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की वजह से बच्चे जो है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर पाते हैं, अमूर्त चिंतन कर सकते हैं, तार्किक चिंतन की क्षमता उनके में डेवलपमेंट होती है। नेक्स्ट है, अध्यापक केंद्रित शिक्षण की में छात्र की भूमिका मुख्य रूप से कैसी होती है? अध्यापक मतलब कि टीचर सेंटर हो गया, इसमें शिक्षण की छात्र की भूमिका कैसी होगी? निष्क्रिय होगी। शिक्षक इसमें क्या एक्टिव लर्नर हो, सॉरी एक्टिव पर्सन है, जबकि आपका जो स्टूडेंट्स होते हैं वो आपके पैसिव लिसनर होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है, उच्च शिक्षा संस्थानों में मूल्यांकन पद्धति में नवाचार लाने का मुख्य कारण क्या होता है? किसमें? मूल्यांकन पद्धति में। वैश्विक मानकों को अनुरूप शिक्षा की गुणवत्ता और पारदर्शिता बढ़ाना, परीक्षा को कठिन बनाना, कागजी कार्रवाई बढ़ाना या परीक्षा के खर्च को दोगुना करना। तीनों ही गलत है, ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों। उच्च शिक्षा संस्थानों में मूल्यांकन पद्धति में नवाचार लाने का मुख्य कारण है कि वैश्विक मानकों के अनुरूप जो विश्व में जो चल रहा स्टैंडर्ड बना के रखा गया है, उसी के अकॉर्डिंग ही शिक्षा की गुणवत्ता और पारदर्शिता को बढ़ाना है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। ठीक है, चलिए तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये सेशन भी आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो लाइक ज़रूर से करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर से दबाएं और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दें, ताकि वो भी जो लोग महंगी कोचिंग एफर्ट नहीं कर सकते, या जो घर में बैठ करके अध्ययन करना चाहते हैं, या अपने काम के साथ साथ अध्ययन करना चाहते हैं, पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, वो भी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़ करके अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग जल्दी ही अगले वीडियो में मिलेंगे, जहां क्लास नंबर 4 देखेंगे और उसमें और 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डील करेंगे इसी टॉपिक से संबंधित। कम से कम मैं आप लोगों को यहाँ पर एक एक टॉपिक में लगभग 300 से 400 क्वेश्चन मैं आपको कराते चलूँगा, और इस प्रकार से लगभग 3000 समथिंग क्वेश्चंस को हम लोग परीक्षा आने से पहले डील कर लेंगे पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं, और जो भी आपको क्वेरीज रहती हैं आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8962530503 पर संपर्क कर सकते हैं, मैसेज करके। मैसेज ही करिएगा, ऑफिस का नंबर है दोस्तों ये, है ना। और धीरज बना के रखिएगा, वीडियो मान लीजिए कल नहीं आया तो परसों आएगा, है ना। मतलब किसी कारणवश अगर वीडियो नहीं आता है तो भी आप लोग चैनल पर बने रहेंगे, क्योंकि इसमें आपको फ्री कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है हर विषय से संबंधित। न केवल आपका सीजी सेट का पेपर 1, बल्कि आने वाले जितने भी भर्ती होंगे, चाहे सब इंस्पेक्टर का मेंस हो, चाहे सीजी पीएससी प्रीलिम्स हो, या एबीओ हो, या एडीओ हो, या सीडीपी हो, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, सभी सब्जेक्ट को विस्तार पूर्वक कॉन्सेप्ट के हिसाब से समझाते हुए आपको पढ़ाया जा रहा है दोस्तों। तो जो लोग नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएं, और अधिक से अधिक लोगों तक आप शेयर कर दीजिए, जिनको आप चाहते हैं कि वो भी आगे बढ़ें, जो आपके पहचान वाले हैं दोस्तों। ठीक है, क्योंकि अधिक और अच्छा रिस्पॉन्स आया तो ही मैं आपको यहाँ पे क्लासेस कंटिन्यू करूँगा फ्री में दोस्तों। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, धन्यवाद दोस्तों।